सभी दर्शकों को प्रेम और बहुत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं वीपीए न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, जैसे कि पिछले 8-9 महीने से एक एक गांव की जाकर के सरपंचों के द्वारा या पार्षदों के द्वारा कितना विकास कार्य हुआ है, आप लोगों तक हम जो खबरें पहुंचा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव रारियावास, जो बावड़ के अंतर्गत आता है, और यहाँ के जो सिटिंग एमएलए साहब है वो है भाई डॉक्टर बनवारी लाल जी। तो आज हमारी मुलाकात है वो भाई छबीला राम जी से होनी है, जो गांव के सरपंच रारियावास के। छबीला राम से हम जानना चाहेंगे कि एक तो 1966 से लेकर के अब आकर के ये संविधान का एक उल्लंघन ही कहूंगा मैं तो इसको अपनी तरफ से, बिना आचार संहिता लगे और बिना इलेक्शन की डेट नॉमिनेट हुए सरपंचों का चार्ज वापस ले लिया है। और बीडीपीओ 50 गांवों में कितना विकास करा सकते हैं या सरपंच कितना विकास करा सकते थे, आज हम उस पर जानना चाहेंगे कि भाई ने कितना विकास कार्य किया, शासन प्रशासन से कितनी हेल्प मिली, सरकार से कितनी हेल्प मिली, और आगे की योजना क्या थी जो बीच में ही अटक गई। सरपंच साहब नमस्कार। भाई नमस्कार। छबीला राम जी, सबसे पहले तो मैं बीपीए न्यूज़ चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा भाई, मैं कामना करता हूं कि आपके घर में, परिवार में और गांव बस्ती में सभी लगभग कुशल मंगल से होंगे। हाँ जी, अभी ठीक ठाक है। छबीला राम जी, सर कैसी योजना रही आपकी, ये बताइए। योजना ठीक रहेगी। तो लमसम कितना क्या कुछ विकास कार्य कराया आपने? विकास कार्य हमने लगभग गांव की गलियां पक्की करा दी, गांव में व्यायामशाला बनवा दी, स्कूल में भी काम करा दिया। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक हॉल भी बनवा दिया जी, टॉयलेट वगैरह भी बनवाए स्कूल में और बीसी चौपाल में। अच्छा, एक सर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके द्वारा हुई है जो मैंने क्षेत्र में सुनी है। आपकी योजना से पहले जो प्राइमरी स्कूल में लगभग 50 या 52 बच्चे थे, उनकी तादाद अभी आपने कितनी कर दी? लगभग हमने 163 बच्चे तक पहुंचा दिए। ये देखिए छबीला राम जी की एक वेरी एक्सीलेंट अचीवमेंट मैं इसको कहूँगा, जो सरपंच की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गांव समाज के प्रति। किस तरह से उन परिवारों को मोटिवेट किया है, किस तरह से उनको जागरूक किया है, उनके अभिभावकों को, और 52 के रेशो से लेकर के 163 के रेशो पे ले जाकर के 3 गुना तक उन बच्चों के रेशो को बढ़ाया है। सर, ऐसे कौन से काम है जो आपकी योजना में होने चाहिए थे वो नहीं हो सके? अभी जो गंदा पानी को झोड़ है जी, वो बिल्कुल फुल भरे हुए है, तो उसका हमने ये बनाया था कि भाई अब की बार गर्मी के माए इसको खाली करा के और इसकी छटाई करवाएंगे जी। लेकिन वो छटाई अभी नहीं हो पाई। कारण पंचायत डिजोल्व कर दी गई 23 फरवरी ने, उसके बाद में वो काम पेंडिंग ही रहा। तो सर, इसमें आप हरियाणा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? इलेक्शन तो क्योंकि अभी हो नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आयोग अभी आदेश नहीं दे सकता, कोरोना जो महामारी फैली हुई है, और दूसरा क्योंकि चुनाव आयोग पर भी शिकंजा है, हाँ, माननीय अदालत जी है। तो जब तक आपके इलेक्शन की नई बॉडी नॉमिनेट ना हो जाए, तब तक क्या सरपंचों को चार्ज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। गांव को विकास कार्य सभी रुके पड़े हैं जी, इसलिए चार्ज दे दे तो जो पेंडिंग काम है वो सभी पूरे हो जाएंगे, अधूरे काम। जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा एक छबीला भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1952 में भारत स्वतंत्रता के बाद में पहली संसद बनी हमारी, और उसमें भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कानून विधि मंत्री बनाया गया। बाबा साहेब एक बिल पास कराना चाहते थे जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल क्या था? उसमें महिलाओं को समानता का अधिकार। तत्कालीन सरकार ने उसे बिल को पास नहीं किया। उसके बाद में बाबा साहेब एक बिल और पास कराना चाहते थे कि देश के अंदर 370 ना लगे, एक संविधान रहे, एक भारत रहे, एक ध्वज रहे। तत्कालीन सरकार ने उस बिल को भी नहीं माना, तो बाबा साहेब ने अपना अपमान समझ के इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री पद से। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में या 370 का हटाना हो या 35A का हटाना हो, या मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक पर भी कानून बनाया। सर, कैसा फील हुआ आपको? 370 और
ये वो तो मैं अब यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है ये चुनाव आयोग का भय है। हरियाणा सरकार बाई इलेक्शन नॉमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव आयोग को भी लताड़ा है माननीय हाईकोर्ट ने, चाहे वो मद्रास हाईकोर्ट है या इलाहाबाद हाईकोर्ट है, क्योंकि कोरोना काल महामारी में चुनाव बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे कहीं भी। और वो चुनाव आयोग ने भी एक मतलब माननीय अदालत का आदेश को उल्लंघना करते हुए पश्चिम बंगाल में इलेक्शन करवाया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन करवाया है बनारस के अंदर, यूपी में पंचायत राज का चुनाव करवाया, पंजाब में निकाय का चुनाव करवाया, तो जो कि सरासर गलत था। मानव मात्र की भलाई से ज्यादा चुनाव नहीं है। यदि इंसान ही नहीं रहेगा तो चुनाव किसमें कराना है? तो अभी तक तो ये मतलब डेट कब डिक्लेयर होगी कब नहीं होगी हरियाणा में कुछ नहीं कह सकता। तो तब तक हरियाणा सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए कि सरपंचों को पावर वापस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? हाँ देखो, अगर वो डेट डिक्लेयर नहीं हो पा रही है इस कोरोना की वजह से या कोई प्रॉब्लम है, तो तब तक या तो सरपंचों को पावर दो जी, या बिल्कुल ही अपना प्रशासन का राज चालू हो जाए। बिल्कुल एक काम तो करना चाहिए ना। तो वो इसीलिए मैं अभी पहले वाले सवाल के ऊपर मैंने जवाब दिया था कि एक दोहरा सा चरित्र सामने आ रहा है सरपंच का। जी जी जी, सरपंच है भी नहीं भी है, अगर है तो उसको पावर दी जाए, बिल्कुल वो अटेस्ट कर पाए, वो आपका हाउस टैक्स ले पाए, वो गांव में कोई जो उसको निपटा पाए, वो गांव में प्रगति के कार्य कर पाए। अभी तो कार्य बिल्कुल बंद है। डिपार्टमेंट में वीडियो एक है, गांव 100 है, बिल्कुल कहाँ तक देखें? नहीं देख सकते। वो सरपंचों को एक लिमिटेड ही सही, लेकिन पावर नहीं जब तक अगला इलेक्शन नॉमिनेट नहीं हो। अच्छा, एक सरपंच साहब मुझे थोड़ी सी शिकायत मिली थी कुछ दिनों से कि आपके गांव में जो शमशान भूमि है वो या तो कहीं दबी हुई है या है ही नहीं, उसके ऊपर मतलब क्या संज्ञान लिया आपने? देखो जी, हमारे गांव की शमशान घाट के बारे में अगर हम बात करें तो 39 हमारे गांव के शमशान घाट के बारे में अगर हम बात करें तो 39-40 साल, अभी तो बल्कि 42 साल हो गए हैं। 42 साल पहले जब साबी नदी के ऊपर ये बांध बना था, उसके अंदर 1600 एकड़ का ही गाँव के एक्वायर हुए थे। तो उस टाइम शमशान घाट और मंदिर की भूमि एक्वायर नहीं होनी चाहिए थी, पर हमें 42 साल पहले का रिपोर्ट नहीं पता वो किस वजह से एक्वायर की गई, लेकिन वो एक्वायर हो गई। जिसका पैसा गांव ने अभी जो उसका मुआवजा आया था वो पंचायत ने या गांव ने नहीं उठाया है, वो भी अभी तक ट्रेजरी नहीं जमा है। जी जी जी, लेकिन गांव को कोई सोल्यूशन भी नहीं मिला उसका। शुरू में उस टाइम कहते हैं कि कर्नल महासिंह हुआ करते थे, तो कर्नल महासिंह ने कहा था कि उस शमशान घाट की बजाय हम दूसरी गांव के इधर कुछ हिस्सा है बांध का, वो हम आपको दे देंगे। लेकिन वो भी सिर्फ वर्बली रहा, पेपर में वो भी नहीं हो पाया और गांव को उसके बदले में या वो जमीन नहीं मिली। अभी उसको लेके मैं सरपंच बनने के कुछ दिन बाद में सीएम साहब से मिला था, खट्टर साहब से, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये खट्टर साहब की स्टेटमेंट? हाँ जी, हमने ये भी कहा कि 1600 एकड़ जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की पड़ी है, उनसे अगर हमें एक छोटा सा टुकड़ा दिलवा दिया जाए तो आधा एकड़ का भी अगर टुकड़ा मिल जाता है तो हमें शमशान भूमि हम उसमें बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा गांव की जो दूसरी जमीन है उसको आप कन्वर्ट करवा लो। तो हमारे गांव में कोई जमीन भी नहीं है, सारी जमीन बांध में एक्वायर हो चुकी है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने सलाह दी कि आप एक काम करो, गाँव में पर्ची काट दो लोगों की, और जो पैसा इकट्ठा होता है उससे आप खरीदो। तो अब यहाँ का 1 करोड़ 2.5 लाख रुपए सर्कल रेट है, कहाँ से कितनी पर्ची कटेगी, कहाँ से इतना पैसे इकट्ठा कर पाएंगे? गांव में जमींदार लोग हैं सारे। नहीं तो सर, इसमें फिर सरकार की क्या अहम भूमिका रही? जब डोनेशन काट कर ही जब हमने जमीन परचेज कर ली है तो क्या तो मुख्यमंत्री से पूछना है, क्या इसमें गृह सचिव से पूछना, वो तो हम अपने ग्राम में कर ही सकते हैं, वो तो हमने करना ही। तो देखिए, यहाँ अब हरियाणा सरकार और पूरा प्रशासन भी मुझे सुन रहा है। मैं प्रेम कुमार बहुत बीपीए ब्यूरो प्रमुख हरियाणा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हरियाणा सरकार से, माननीय दुष्यंत चौटाला जी से, कि आप भी इस संज्ञान ले इस गांव के ऊपर, नेगरी गांव के ऊपर, और इनको कम से कम एक 8 कनाल या 8 मरला एक शमशान भूमि की जो एक जगह होती है, जो एक अंतिम शव यात्रा जो निकाली जाती है, उसके लिए कम से कम एक जगह मुहैया अवश्य कराए। अच्छा सर, मेरा एक अंतिम सवाल है सरपंच साहब आपसे। 4-5 साल से हमारे दक्षिण हरियाणा में एक आवाज़ उठ रही है और वो काफ़ी बुलंदियों पर भी पहुँची है। अब उसका क्या कारण रहा, वो आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा है, या क्या रीज़न रहा उसका? क्योंकि यदि जब मैं भी आर्मी परिवार से रिलेटेड रिलेशन रखता हूँ, पूरा टोटली वेल से रिलेटेड हूँ, तो जब फौजियों की